नमोबामा, ये नाम, इस पर अपनी राय हमको जरूर भेजिएगा कि ये नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दोनों राष्ट्राध्यक्ष जिस तरीके से अपनी दोस्ती दिखाई है, जिस तरीके से बीते 48 घंटों में अपने आसपास करीब आए हैं, उसके बाद मन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि दोनों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन चुकी है। आपने मन की बात सुनी नमोबामा की। करीब 35 मिनट तक अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की जनता को रेडियो के जरिए सीधे संबोधित किया। पीएम ने वहां पर पुराना नारा जो था राष्ट्रपति ओबामा का, यस वी कैन वाला, जो एक जमाने में विवेकानंद ने कहा था शिकागो में धर्म संसद में, वो बात दोहराई। ई बुक की बात उन्होंने दोहराई और कहा कि ई बुक के जरिए मन की बात साथ साथ में और लोगों की राय भी शामिल की जाएगी। राष्ट्रपति ओबामा फिर से हिंदुस्तान आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने उनको न्योता दिया है कि आप दोबारा लौटिए और हो सके तो अपने कार्यकाल में आइए। बेटियों को लाने की बात है, बेटियों को नहीं ला पाने का राष्ट्रपति ओबामा ने अफसोस भी जताया था अपने इस मन की बात में। मन की बात में प्रधानमंत्री को उन्होंने थैंक यू भी बोला, जो कुछ हिंदुस्तान की तरफ से उनको उनकी आवभगत किया गया। पहली बार ऐतिहासिक रहा ये, क्योंकि दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने किसी भी वक्त में रेडियो के जरिए एक साथ संबोधित किया हो। पहली बार है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार हिंदुस्तान आया। पहली बार है कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति 26 जनवरी का मुख्य अतिथि बना। तो बहुत से रिकॉर्ड भी कायम हुए हैं राष्ट्रपति ओबामा की इस बार की हिंदुस्तान यात्रा में। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम के रहते दोनों देश काफी नजदीक आते जा रहे हैं। गरीबी के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ काम करने की दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने संकल्प लिया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर, बेटी बढ़ाने को लेकर, बेटियों को एम्पावर करने को लेकर दोनों ने एक तरीके से आश्वासन दिया है जनता को कि वो साथ साथ काम करना चाहेंगे। आप लोगों को मालूम है, कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है, बराक का अर्थ क्या है? तो मैं जरा ढूंढ रहा था कि बराक का अर्थ क्या है। तो स्वाहिली भाषा, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में प्रचलित है, स्वाहिली भाषा में बराक का मतलब है वह जिसे आशीर्वाद प्राप्त है, वन हु इज ब्लेस्ड। मैं समझता हूं ये अपने आप में बराक के नाम के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा भी उनके परिवार ने उनको दिया है। अफ्रीकन कंट्रीज उबंटू के प्राचीन विचार का अनुकरण करती आई है। यह विचार मानवता में एकजुटता का विचार है और वो कहते हैं, आई एम बिकॉज वी आर। मैं हूं क्योंकि हम है। मैं समझता हूं सदियों का भी अंतर है, सीमाओं का भी अंतर है, उसके बावजूद भी वही भाव जो भारत में हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वही भाव दूर सुदूर अफ्रीका के जंगलों से भी उठते हैं। तो ये कितनी बड़ी विरासत हम मानव जात के पास हैं जो हमें जोड़ती है। Namaste. Thank you, Prime Minister Modi, for your kind words and for the incredible hospitality you've shown me and my wife Michelle on this visit. And let me say to the people of India how honored I am to be the first American president to join you for Republic Day. I'm told this is also the first ever radio address by an Indian Prime Minister and an American President together, so we're making a lot of history in a short time. To the people of India, listening all across this great nation, it's wonderful to be able to speak to you directly. We just came from discussions in which we affirmed that India and the United States are natural partners because we have so much in common. We're two great democracies, two innovative economies, two diverse societies dedicated to empowering individuals. We are linked together by millions of proud Indian Americans who still have family and carry on traditions from India. And I want to say to the Prime Minister how much I appreciate your strong personal commitment to strengthening the relationship between these two countries. People are very excited in the United States about the energy that Prime Minister Modi is bringing to efforts in this country to reduce extreme poverty and lift people up, to empower women, to provide access to electricity and clean energy and
invest in infrastructure and the education system. And on all these issues, we want to be partners because many of the efforts that I am promoting inside the United States to make sure that young people get the best education possible, to make sure that ordinary people are properly compensated for their labor and paid fair wages and have job security and health care. These are the same kinds of issues that Prime Minister Modi, I know, cares so deeply about here. And I think there's a common theme in these issues. तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप ग्राफिक्स जरिए देखिए कि मन की बात हुई, रेडियो स्टेशन लगाया गया, स्पेशल इंतजाम किया गया और हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो ये कि जिस दिन हैदराबाद हाउस में यानी कि डे 1 पे ही ये मन की बात रिकॉर्ड हो गई थी, उसका प्रसारण आज किया गया है। अब सीधे मैं आपको भोपाल ले चलूंगा, मेरे सहयोगी मनोज शर्मा के पास। बहुत से युवा उनके साथ बैठ के इंतजार कर रहे हैं। मनोज, मैं एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा, ये जानना चाहूंगा इन यूथ का क्या रिएक्शन है इस मन की बात के कार्यक्रम में जो करीब 35 मिनट तक चला। वाकई बड़ा इंतजार था, क्योंकि इस वक्त मैं बैठा हूं भोपाल में, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये पूरा दफ्तर है। इस दफ्तर में सारा यूथ 8 बजे चले जाते हैं, इनका दफ्तर का समय खत्म हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो मन की बात सुनने के लिए यहाँ पर रुके और अपना अब मन की बात सुनने के बाद अब आप बताइए आपके मन की कौन सी बात हुई। सर, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो नारियों को बचाने और उनको पढ़ाने की बात की गई है वो बहुत ही अच्छी बात की गई है। इसमें हम कह सकते हैं कि इससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि उन्होंने व्हाइट हाउस की बात की। व्हाइट हाउस में जब वो पहले गए और पहले जाने के बाद में जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे एज ए टूरिस्ट वहाँ पे गए, बाद में उन्होंने देखा कि टूरिस्ट जाने के बाद फिर वहाँ पे उनकी पिक भी वहाँ पे लगी है। आज उनको फील होता होगा कि वो आज अगर उन्होंने व्हाइट हाउस देखा और श्रद्धा में देख रहा था कि जब बेटी की बात हुई थी तो ऐसा लगा था जैसे श्रद्धा के मन की बात हो गई। मेरे हिसाब से तो ये उन्होंने जैसे मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज के हिसाब से देखा जाए तो वाकई बेटियों को इतना आगे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है और बेटियां ही आगे बढ़ रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा भोपाल का मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहूंगी, सांसना, जिसका 60% पूरा शरीर डिसेबल्ड था लेकिन आज वो सीए बन गई। लेकिन मन की बात में सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा यही लगा कि मोदी जी ने बेटियों को, लड़कियों को आगे आने का प्रोत्साहन दिया, उनको बोला कि वो आगे आए। तो मैं बिल्कुल मनोज, और उसी बातचीत के दौरान हमको याद है जब प्रधानमंत्री से पूछा गया था उस सवाल में कि आपने क्या मदद मांगी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर अमेरिका की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जिनके अपने घर में 2-2 बेटियां हैं वही प्रेरणा स्रोत है। किस तरीके से बेटियों को लेकर आप अपने समाज में काम कर सकते हैं। कुछ बात डॉक्टर चारी आप कहना चाह रहे थे, आप बीच में बोल रहे थे। नहीं, मैं वो विषय अभी वो गैस दोनों चले गए, मैं आपको बता दे रहा हूं। वो विषय अभी संदर्भ नहीं रहा, परंतु सिर्फ एक उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक थे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, उनके लाल बहादुर शास्त्री जी के बड़े अच्छे संबंध थे, बहुत ही मधुर संबंध, घर का संबंध था। दोनों इलाहाबाद में थे तो एक दूसरे के घर में आना जाना होता था, मिलते भी थे। रज्जू भैया तो प्रोफेसर थे तो वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे और उनका घर भी था, वहां परिवार था। तो एक बार शास्त्री जी ने पूछा कि मेरे पार्टी के लोग मुझे कह रहे हैं कि ये आरएसएस के प्रोफेसर आपके घर में बार बार आ रहे हैं, क्या बात क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका लगाव उधर बहुत ज्यादा हो रहा है? तो रज्जू भैया ने कहा कि ये तो बड़ा दुख की बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है, आपका स्नेह ही बड़ा हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यदि आप मेरे बारे में पूछते हैं तो हमारे लोग ये कहते हैं कि क्या बात है भाई, तुम शास्त्री जी को बार बार मिल रहे हो, उसको ला रहे हो क्या शंका में? लोग मुझे ये शंका नहीं कर रहे हैं कि कहीं तुम कांग्रेस में नहीं जा रहे हो। यानी ये देखने का दृष्टिकोण है। मुझे लगता है कि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस और उस समय के तत्कालीन जनसंघ के बीच का जो संबंध था बहुत ही मधुर था, अच्छा था। मेरे साथ कांग्रेस के नेता अब संजय निरुपम जुड़ गए हैं। संजय जी स्वागत है आपका। मैं आता हूं आपके बाद, लेकिन सुरेंद्र कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं उसके बाद। नहीं, मैं तो ये कह रहा था, मुझे बुलाया गया था, कुछ जो है 2 घंटे में यहाँ कुछ होता नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा था ये प्रोग्राम था मन की बात उन लोगों के लिए जिनके पास टीवी भी नहीं है, रेडियो के थ्रू जो कनेक्ट होते हैं। ये उनकी तरफ से, उनके दृष्टिकोण से देखा था, उनको कैसा लगा।
उनकी कुछ ऐसी चीजें जो कहीं नहीं जो उनके लिए कनेक्ट करती हैं, कुछ प्रेरणा देती हैं। अब मैं तो समझता हूं वहां के यूथ को ये बहुत बड़ी प्रेरणा मिली होगी कि ये दो लोग जिनका जीवन कहां शुरू हुआ, कहां से पहुंच गए, दोनों ने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा, बाहर वो अंदर चले गए, एक राष्ट्रपति बन गए, एक प्राइम मिनिस्टर बन गए, और हर बात का मतलब क्या यूथ के लिए मैसेज है कि कोई भी कुछ कर सकता है। उन्होंने क्या अपॉर्चुनिटी मिली तो कोई भी, उन्होंने क्या कहा, कल पता नहीं इसमें से कौन सा लड़का कौन सी लड़की कहां पहुंच जाए। अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराना सरकार का काम है, लोगों के जो हमारा जो गवर्नमेंट का काम है उसका काम है। इसका जो है किसी भी आदमी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन कहां पहुंच जाएगा, और उसका टैलेंट की रिकॉग्निशन होनी चाहिए, उसके ड्रीम्स को रिकॉग्निशन होनी चाहिए, और उसकी कुछ सुविधाएं मिलना चाहिए। संजय निरुपम, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। हम एक चीज आपको बता दें, आप डिबेट में शरीक हो उसके पहले रीटा बहुगुणा जोशी हमारे साथ थी। बराक ओबामा को बराक कहने पर उनको कुछ आपत्तियां थी कि ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी इसको एंडोर्स नहीं करती है। मैं आपकी राय जान रहा हूं, क्या आपको कैसा लगा मन की बात? नहीं, सबसे पहले शेषाद्रिचारी जी जो बातें कह रहे हैं उस पर मैं एक टिप्पणी कर देता हूं। ये बात सही है कि राजनीति में अलग अलग दलों में रहने के बावजूद एक मधुर संबंध होना चाहिए। हमारे राजनीतिक विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब एक कोई दुश्मनी नहीं होती, कोई अदावत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पूरी व्यवस्था की किसने? अगर आप पिछले 5-6 वर्षों का कार्यकाल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और यूपीए के किसी भी कार्यक्रम की मतलब प्रशंसा नहीं की, उसको सपोर्ट नहीं किया। आज जिस न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल को लेकर जो गतिरोध तैयार हुआ है, उस गतिरोध को दूर करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रपति ओबामा के साथ बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सारे वार्ताकार लगे हैं, उस बिल को, उस कानून को, उस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने कितना कोसा था, कितना विरोध किया था, ये इतिहास में दर्ज है। तो कृपया करके सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जो दोष दे रहे हैं उससे पहले अपने आप में झांके, ये पहला मेरा सुझाव होगा। रह गई बात बाराक ओबामा जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनको बाराक बोला जाए कि ओबामा बोला जाए, राष्ट्रपति ओबामा बोला जाए, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। मुझे बहुत ज्यादा इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का इतना बढ़िया इतनी अच्छी केमिस्ट्री अगर उनके साथ बन गई और वो फर्स्ट नेम लेवल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो राष्ट्रपति को पहले नाम के स्तर पर लेके जाना चाहते हैं, अगर वो लेकर जाना चाहते हैं और वो उस स्तर की दोस्ती है, तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा। रीता जी एक सीनियर लीडर है, उन्होंने किया, ये उनका फैसला हो सकता है। हाँ, एक प्रोटोकॉल की जो बात होती है, प्रोटोकॉल में आमतौर पर राष्ट्रपति ओबामा कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जो कि बाराक ओबामा ने बार बार दिखाया और बताया। फिर भी मोदी जी, अगर ये मोदी जी का विकल्प ये है कि वो बाराक ही कहें, तो बिल्कुल वो उनका निर्णय है। लेकिन एक सवाल संजय जी, जो हम लोग, क्योंकि जो बात आपने शेषाद्रिचारी जी के बारे में कही, आप जवाब दीजिएगा सर उसका। मैं ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये था, इसका संदर्भ ये था कि जब शेषाद्रिचारी यहां बैठकर मनमोहन सिंह की तारीफ कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह ना होते तो 2008 में वो समझौता नहीं हो पाता जिसकी वजह से आज भारत अमेरिका यहां तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता आलोचना करे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीआर एक्सरसाइज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी उनको बुलाकर, आनंद शर्मा दौरे की तारीफ करते हैं। तो औपचारिक लाइन क्या है पार्टी की? देखिए, 2-3 बातें इसमें। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के वक्तृत्व के ऊपर तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, वो एक अच्छे वक्ता हैं और पूरे देश को मेस्मराइज किया उन्होंने लोकसभा चुनाव में, हम सब ने देखा। आज राष्ट्रपति ओबामा ने क्या कहा कि लोकतंत्र में संवाद की बहुत आवश्यकता होती है, बात सही है, लेकिन क्या सिर्फ संवाद ही करेंगे? क्या सिर्फ भाषण ही देंगे? सिर्फ बोल बच्चन ही चला रहेगा? सिर्फ लफाजी ही चलती रहेगी? कि अंततः लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पे आपको चुना है इस उम्मीद में कि हमारी जो समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान। संजय जी, 6 साल से जो न्यूक्लियर डील रुकी थी वो क्लियर हो गई है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात आपने कही, क्लियर हुई है क्या? क्लियर हुई है क्या? किसी को पता है क्या? वो लायबिलिटी कौन लेगा, किसी को पता है? और लायबिलिटी अगर भारत लेगा तो भारत के ऊपर कितना बड़ा बोझ आएगा, किसी को पता है क्या? हाँ, राष्ट्रपति ओबामा की तरफ से सूत्रों से खबर आई कि वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि वार्ताकारों ने जो गतिरोध पैदा किया उस गतिरोध को दूर किया जाए। ऐसा उन्होंने बाद में एक बयान भी दिया, लेकिन अभी तक फाइन प्रिंट्स नहीं आए थे। और इस आधार पर यह कहना कि गतिरोध दूर हो गया, मुझे लगता है कि थोड़ी सी गतिरोध दूर नहीं हुआ क्या? हो गया, ये अप्रीहेंशन सही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अब संजय जी देरी से आए इसीलिए मैं इस बात को दोहराता हूं। मेरा व्यक्तिगत राय और मेरे पार्टी का भी व्यक्तिगत राय ये है कि ये इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जो हुआ, उसके जो शुरुआत की गई
इसकी जो सबसे पहली जो पहल की गई वो 2003-2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ और उस समय ब्रजेश मिश्रा जो विशेष सलाहकार NSA थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे, उनके 2 ड्राफ्ट हैं जो चर्चा के लिए उस समय दिया गया था और उसके आधार ये काम शुरू हुआ। 2004 में हमारी सरकार नहीं रही, उसके बाद कांग्रेस सरकार के सामने ये सारा विषय आया। ये एक प्रकार का रिले रेस होता है, ऐसे जो विषय होते हैं तो एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को अपने सारे ब्यौरे देकर ही जाते हैं। ये सब इट्स ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ा विषय था कि इस विषय को आगे कैसे ले जाएं। परंतु सबसे बड़ी दिक्कत उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये था कि उनकी जो उस समय सरकार थी वो कम्युनिस्टों पर निर्भर था। तो कम्युनिस्ट तो इसका बात का विरोध करते हैं और केवल इस बात की अच्छाई का विरोध नहीं, इसमें अमेरिका के साथ आप अगर हाथ मिलाएंगे तो आपको राष्ट्रद्रोही कहेंगे। ये उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने देखिए, इन्होंने जो बताई, मैं उस पर आता हूं जी। इन्होंने जो बात बताई, मनमोहन सिंह जी ने अपने सरकार को ताक पे रखकर कहा कि या तो मैं प्रधानमंत्री रहूंगा या इस डील को पूरा करूंगा। ऐसे करके उन्होंने डील को पूरा किया। उन्होंने जब हिम्मत दिखाई तब ये काम हुआ। उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, NSG वेवर मिलवाया, उसी प्रकार की हिम्मत दिखाई तब आपने उसी प्रकार की हिम्मत, सुन लीजिए, मैं मनमोहन सिंह जी की तारीफ कर रहा हूँ। उस समय शायद आप उस पार्टी में नहीं थे, वो अलग बात है। देखिए, मैं उसी पार्टी में था, उसी पार्टी में। अच्छा, उसी आ चुके थे, ट्रैक रखिए। अच्छा, ठीक है। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखते तो सही ध्यान रखिए। नहीं, ठीक है। लेकिन आपका शोध थोड़ा दोषपूर्ण है। नहीं, शोध का मामला ही नहीं है। आपने कह दिया तो मैंने मान लिया भैया। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ज्यादा शोध करते रहते हैं कांग्रेस के लोगों के ऊपर। नहीं, उल्टा आप लोग हम पर निगरानी ज्यादा रखते हैं। मैं तो पुरानी बात, मैं तो कहूंगा कि आप भी पुराने दोस्त हैं, इसीलिए ये नहीं, इस बात का जवाब दीजिए कि जो ये एप्रीहेंशन है, हाँ बिल्कुल संजय जी, आप की बात, ये जो एप्रीहेंशन है न्यूक्लियर डील को लेकर, इस पर जो निगरानी की बात, आपके पास संजय जी मैं आऊंगा आपके पास, इस पर संजय जी मैं आऊंगा, एप्रीहेंशन पे पूछ रहा हूँ आपके सवाल पर। इस पर जो निगरानी की बात थी कि अमेरिका का आग्रह था कि आपका जो सोर्स मटेरियल है उस पर हम निगरानी रखेंगे। हाँ। ये हमने कहा कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे इस बात पर। ठीक है। इस पर उन्होंने राष्ट्रपति का जो एक वेवर क्लॉज होता है, प्रेसिडेंट के नाते वो जो कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके कांग्रेस के नियम के विरोध में जाकर उन्होंने कहा कि ये मैं वेव कर दूंगा, क्योंकि उनका वो पावर है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो पावर है। तो लायबिलिटी का क्या होगा? लेकिन लायबिलिटी के बारे में उन्होंने ये कहा कि जहां तक लायबिलिटी की बात है, हमारी कंपनियां जब आपके देश में आएंगी उस समय वो कंपनी और आपकी सरकार ये दोनों तय कर लीजिए, अगर आपके लायबिलिटी क्लॉज के अनुसार वो आपके यहां पर काम नहीं कर सकेंगे तो फाइन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एज ए नेशन, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं। संजय निरुपम संतुष्ट हुआ? और एक बात मैं फिर भी कह दूं, इसके डिटेल्स अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये मेरा आशंका है, मेरा अंदाज है। हमने कोई बेचा नहीं है इस देश को, जैसे किसी टेलीविजन में कल कहा गया कि यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड, ये शब्द कहा गया, जबकि हमारे हाथ में न उनके हाथ में कागज है न मेरे हाथ में कागज है। संजय जी बताइए। शेषाद्री जी, आप बगैर जानकारी रखे बहुत आगे जाके बात कर रहे हैं। अभी पता नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर लायबिलिटी के संदर्भ में क्या चर्चा हुई, क्या कागज बने, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं तो आप, हम यही तो मैं कह रहा हूं, तो आप हम पर दोष सवाल खड़ा किया है। आप किस बात से आरोप कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट, मैं आरोप जो लगा रहा हूं ना, वो ये लगा रहा हूं कि अभी तक कोई ब्रेक थ्रू आया नहीं है और सिर्फ संवाद करने से कुछ नहीं होता। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था, अगर अमेरिका हिंदुस्तान आया है तो भारत के बड़े बाजार की तलाश में आया है, और अगर हमने अमेरिका के साथ तमाम जो डील्स हैं वो साइन किए, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमने सिर्फ अमेरिका को दिया है। भारत को क्या दिया अमेरिका ने? देखिए, सिर्फ नमस्ते इंडिया, नमस्ते इंडिया के अलावा तो आपको कुछ नहीं मिला ना। आपको सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सीट चाहिए हमको, उस संदर्भ में क्या राष्ट्रपति ओबामा ने कोई कमिटमेंट दिया? एक अरसे से हम संघर्ष कर रहे हैं, फिर काहे की दोस्ती, काहे का बाराक, काहे की केमिस्ट्री? अगर केमिस्ट्री है और दोस्ती है तो भारत के हितों की रक्षा होनी चाहिए, तब मैं मानूंगा, तब मोदी जी की तारीफ की जाएगी।
लेकिन आज तो सिर्फ लफाजी चल रही है। आज उन्होंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि आई वॉन्ट इंडिया टू बी ए मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट मेंबर ऑफ। शेषाद्री जी, बात कांग्रेस के वक्त से कहता आ रहा है, मनमोहन सिंह के टाइम में कहता आ रहा है। एक बात, लेट मी कंप्लीट। ये मेरा आधा वाक्य है। पूरा वाक्य ऐसा है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने या न बने, ये अमेरिका पर आधारित नहीं है। ये अमेरिका पर आधारित नहीं है। हमें कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का कंडीशनल मेंबरशिप भी नहीं चाहिए। ये हमने उस समय से स्पष्ट कहा है। मेरी ब्रजेश मिश्रा जी से इस बात पर बात हुई है। उसके बाद जितने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए उन सभी लोगों से मेरी बात हुई है। लोगों को इसीलिए मेरा स्पष्ट कहना ये है, कि हम अपने ताकत के बल पर, अपने ताकत के बल पर, एक मिनट, अपने ताकत, भारत अपने ताकत के बल पर, अपने डिप्लोमेटिक रीच के आधार पर दुनिया के सभी देशों के सामने। संजय जी, मैं आखिर में आ गया हूँ इस कार्यक्रम के। एक आपका कमेंट आपको बोलना चाह रहे हैं, संजय निरुपम। शेषाद्रीचारी जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ इस पूरे विषय को लेकर के गुमराह कर रहे हैं जनता को और कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिले, इसके लिए हमारा आग्रह है और इस आग्रह को अमेरिका का समर्थन नहीं है। सिर्फ एक सेंटेंस में बोलते हैं कि वी वांट दैट इंडिया शुड गेट परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये पिछले 15 वर्षों से बोलते आ रहा अमेरिका। और जब अमेरिका को आप बारात के लेवल पे ले आए हैं तो काम करा के दीजिए ना, इसी में तो भारत का हित है। जी नहीं, आप फिर गलत समझ रहे हैं। आप इस विषय पर देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, इस विषय पर हमारी बड़ी चर्चा हो रही है। इस चर्चा के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि इन सभी विषयों पर चर्चा हो। हम सब चाहेंगे। मैं मेरे वक्त की कभी माफी चाहता हूं। संजय, एक कमेंट संजयपुरी में आपका लूंगा जाते जाते इस स्पीक, क्योंकि वो दोनों तो पॉलिटिकल नेता है, उनके अपने अपने बायस्ड हो गए। आपके हिसाब से जो मन की बात हुई, या आपके हिसाब से जो बीते 48 घंटे बीते, इसमें कितने मार्क्स देंगे इंडियन गवर्नमेंट को आप? मैं सोचता हूँ, आई मीन ये बहुत एस्टीम्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं। मैं अमेरिका की तरफ से ये बोल सकता हूँ कि पिछले 2 साल में जब भी कोई इंडियन लीडर वॉशिंगटन में आता था, यही बोलता था कि बराक ओबामा को इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब वो इधर आए रिपब्लिक डे परेड में, एटलीस्ट वो आर्ग्यूमेंट तो खत्म हो गया। सो एवरी इंडियन शुड बी हैप्पी कि इंडिया को इतनी अटेंशन मिल रही है। दैट इज अ सिग्निफिकेंट थिंग, क्योंकि चलो अगर आपको कुछ नहीं देके गए बराक ओबामा, आई थिंक पब्लिक परसेप्शन, तो आपके हर लीडर आ रहे हैं इस कंट्री में, तो परसेप्शन से भी फर्क पड़ता है और उसकी भी वैल्यू होती है। और मन की बात, मैं तो बोलता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि वो बेन फ्रैंकलिन का पढ़ते हैं, आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग ही सेड, कि वो इतनी वेल रेड हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, और भी अच्छी अच्छी बातें प्रेसिडेंट ओबामा ने भी की हैं उसमें। सो आई थिंक कि इंडिया के लिए अच्छी बात है। पता नहीं कौन सी पार्टी के लिए, पर इंडिया के लिए अच्छी बात है। चलिए, शुक्रिया संजय निरुपम, शेषाद्रीचारी और संजय पुरी, आप तीनों का शुक्रिया। माफी चाहता हूं और वक्त देता है, लेकिन डिबेट को हम आगे भी चला सकते थे। हम, जैसे कि मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था कि बगैर ब्रेक के रहेंगे, बगैर ब्रेक के रहे। पूरा आपने सुना, देखा, समझा कि क्या कुछ हुआ, न सिर्फ मन की बात के जरिए, बल्कि बीते 3 दिनों में जब भारत और अमेरिका के 2 सबसे ताकतवर नेता एक साथ थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां बिताया 52 घंटों में से करीब 13 घंटे, 13.5 घंटे राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ बिताए हैं। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिएगा दनादन खबरें। बने रहिए IBN 7 के साथ। शुक्रिया। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स का दौरा,